हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 जो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स है, इसमें लेक्चर नंबर 2 करेंगे हम लोग। और लेक्चर नंबर 2 में आज का जो टॉपिक होगा, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने इससे पिछले लेक्चर्स में देखा था कि चार्ज के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया था। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू उसको बोल सकते हैं। तो हम लोगों को प्रॉपर्टी में बात पता चले कि अगर दो सेम टाइप के चार्जेज हैं, जैसे प्लस क्यू एंड प्लस क्यू या माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, तो इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, दे रिपेल ईच अदर। बट अगर नेचर ऑफ चार्जेस अपोजिट हो, अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। बट अब इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स होता कितना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताने के लिए कुलॉम्स ने कुलॉम्स लॉ को डिस्क्राइब किया था। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुलॉम्स लॉ क्या होता है और दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स कितना होता है। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट देखें, कुलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, तो जो चार्जेस के बीच सपोज करो कि यहाँ पे एक चार्ज है Q1 एंड यहाँ पे दूसरा चार्ज है Q2 एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r। तो अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ क्या कहता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, स्मॉल आर डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 and F is inversely proportional to R square। ठीक है। अब देखो, इसको आगे प्रोसीड करने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि जो कुलॉम्स लॉ में दो चार्जेस के बीच फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बताते हैं, उसमें दो जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट इज चार्ज मस्ट बी स्टेशनरी, चार्ज स्टेशनरी होने चाहिए, मतलब स्थिर अवस्था में होने चाहिए। एंड चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है कि कैसे चार्ज को हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो अगर दो चार्जेस हैं, अब सपोज करें यहाँ पे Q1 और Q2 चार्ज की हम लोग बात करें, तो दो चार्ज हैं और इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है। तो अगर दो चार्जेस का साइज ऑफ द चार्जेस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, इन दैट केस दीज चार्जेस इज नोन एज पॉइंट चार्जेस। अगर दो चार्जेस हैं और उनकी उनकी बीच का जो डिस्टेंस है उनके साइज के कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है, या चार्ज का साइज डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है, इन दैट केस दीज टू चार्जेस इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। ठीक है। तो कुलॉम्स लॉ की हम लोग बात कर रहे थे, तो कुलॉम्स लॉ में हम लोग यही बात कर रहे हैं कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड F is inversely proportional to the square of the distance between these two charges. This is equation first and this is equation second. अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो we will get F is directly proportional to Q1 into Q2 upon R square। ठीक है। यहाँ देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ से एक कांस्टेंट आएगा एंड दैट कांस्टेंट इज K। F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस K को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक
कांस्टेंट। ठीक है, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। ठीक है, एंड यहाँ पे एप्सिलॉन 0 क्या है? एप्सिलॉन 0 को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड एप्सिलॉन r को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एंड इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, -12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई होप क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर है इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, एंड रिलेटिव परमिटिविटी डिपेंड्स ऑन द मीडियम कि जो चार्जेस हैं किन दो मीडियम्स में रखे हुए हैं। अगर हम लोग एयर की बात करें तो फॉर एयर एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है? 1। एयर या वैक्यूम की बात करें तो उसके लिए 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर दो चार्जेस एयर में एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, एंड एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे एयर में रखे हुए हैं, तो इन दैट केस इनके बेस लगने वाला फोर्स कितना होगा? F इक्वल्स टू K का वैल्यू क्या होगा एयर के लिए? दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स इतना होगा। अब इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें, दैट विल बी F इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पे जो एप्सिलॉन 0 है, यहाँ पे अगर हम लोग एप्सिलॉन 0 की बात करें, एप्सिलॉन 0, यहां से अगर हम लोग इसका डिमेंशनल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें, डिमेंशनल फॉर्मूला तो क्या होगा? यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका डिमेंशन पुट करो। Q क्या है? Q चार्ज होता है। चार्ज का डिमेंशनल फॉर्मूला 80 इंटू 80 अपॉन यहाँ पे फोर्स क्या है? फोर्स का डिमेंशन फॉर्मूला mlt-2 एंड r का क्या हो जाएगा? L2। इसको सॉल्व करो। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हमारा होगा A2 T2 एंड नीचे हम लोग का होगा M L3 T-2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो फाइनली हमको क्या मिलेगा? सीक्वेंस में अगर हम लोग लिखते हैं तो MLT, उसके बाद जो भी फिजिकल क्वांटिटी का डिमेंशन होता है उसको राइट करते हैं। तो M ऊपर जाएगा तो दैट विल बी M-1 एंड L3 है M-1 हो जाएगा और L-3 ML-3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? T4A2। ठीक है, आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर होगी। तो एप्सिलॉन नॉट का हम लोग डिमेंशनल फॉर्मूला इस तरीके से निकालेंगे। यूनिट इसका क्या हो जाएगा? यूनिट देखो, अगर एप्सिलॉन नॉट का यूनिट देखें तो यहीं से इसका हम लोग यूनिट भी निकाल सकते हैं। ऊपर चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलॉम इंटू कूलॉम अपॉन फोर्स है, फोर्स का क्या होगा? न्यूटन एंड डिस्टेंस है r, हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा हो गया कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर होगी।
ठीक है, तो दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दैट इज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस। अब देखो यहाँ पे मीडियम, अगर देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो हम लोग बात करें दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, और मीडियम के चेंज होने से सेम चार्जेस के बीच सेम डिस्टेंस होने के बाद भी लगने वाले फोर्स का वैल्यू चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर दो चार्ज अगर हम लोग एयर में पुट करते हैं, अगर एयर की हम लोग बात करें तो दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एप्सिलॉन आर का वैल्यू एयर के लिए 1 होता है। अगर यही हम लोग बात करें एफ वाटर, दो चार्ज अगर वाटर में रखे हुए हैं एट द सेम डिस्टेंस एंड एट द सेम चार्जेस, इन दैट केस एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है वाटर के लिए 81। इन दैट केस फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4πε0, एंड यहाँ पे देखो एप्सिलॉन आर भी आता है तो इसके जगह पे हो जाएगा 81 एंड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एप्सिलॉन आर जो है रिलेटिव परमिटिविटी है, दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के लिए डिसाइडिंग फैक्टर है। यह फैक्टर जैसे जैसे चेंज होगा चार्जेस का वैल्यू एंड डिस्टेंस उनके बीच सेम होने के बावजूद भी उनके बीच लगने वाले फोर्सेस का वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो अलग अलग मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग होता है, जिससे कि अलग अलग मीडियम में दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स का वैल्यू अलग अलग होता है। तो आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर होगी। कूलॉम्स लॉ में एक ही सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको ध्यान देना है, जिसको कि हम लोग लिमिटेशन भी बोल सकते हैं। लिमिटेशंस, कूलॉम्स लॉ की क्या लिमिटेशंस है? तो कूलॉम्स लॉ की दो ही लिमिटेशंस है। पहला मैंने बताया कि चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज, चार्ज पॉइंट चार्ज होना चाहिए, एंड सेकेंड क्या है? स्टेशनरी होना चाहिए। स्टेशनरी, चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज एंड चार्ज मस्ट बी स्टेशनरी। अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो क्या होगा? तो अगर चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो इन दैट केस इंडक्शन इफेक्ट होने लगेगा, और उस इंडक्शन इफेक्ट होने के कारण जो चार्जेस के बीच में लगने वाला एक्चुअल फोर्स है उसका वैल्यू चेंज होगा। तो इसके बारे में मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा, डिटेल में बताऊंगा जब हम लोग चार्जिंग मेथड्स पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि चार्ज व्हाई चार्ज मस्ट बी अ पॉइंट चार्ज। ओके, आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें कि कूलॉम्स लॉ क्या है, कूलॉम्स लॉ दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को डिसाइड कर रहा है, और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होगा? तो यहाँ पे चार्ज है हमारा, दिस इज Q1, एंड यहाँ पे चार्ज क्या है? दिस इज Q2, एंड इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? स्मॉल r। अब देखो यहाँ पे Q1 फोर्स लगाएगा Q2 पे एंड Q2 फोर्स लगाएगा Q1 पे। ठीक है, अब सपोज करो Q1 फोर्स लगा है, अब सपोज करो कि दोनों सेम टाइप के चार्ज है, Q1 Q2 इज, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। इन दैट केस Q1 क्या करेगा? Q2 पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसको हम लोग क्या लेते हैं? इसको हम लोग लेते हैं F21। ठीक है, और Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पे, that is in the opposite direction and that will be F1। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन में हम लोग ले लेते हैं यूनिट वेक्टर R12, एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं R21। अब देखो यूनिट में जब भी किसी फोर्स को जब किसी वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना होता है तो उसका डायरेक्शन बताना भी बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें F21 की, पहले अगर हम लोग बात करें फोर्स F21 का मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। तो यहाँ पे क्या होगा इसका वैल्यू? दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 कैप।
R12 कैप क्या है? दिस इज द यूनिट वेक्टर विच डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स के डायरेक्शन को डिसाइड कर रहा है। तो इस केस में चार्ज Q1 फोर्स अप्लाई कर रहा है Q2 पर इन द डायरेक्शन ऑफ R12। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे R12 का मतलब क्या हुआ? R12 कैप, इसका मतलब हुआ वेक्टर R12 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R1। यूनिट वेक्टर क्या होता है? किसी भी वेक्टर को अगर उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो दैट इज द यूनिट वेक्टर। अब हम लोग बात करें F12 की। F12 F12 का मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, इन दैट केस दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 कैप। ठीक है, और यहाँ पे R21 कैप का मतलब हुआ वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R21। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? देखो जो R12 का डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट क्या है? R21 का डायरेक्शन है। एंड मैग्नीट्यूड में दोनों क्या है? F21 एंड F12 दोनों इक्वल है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट एट F21 इक्वल्स टू माइनस F1। कहने का मतलब क्या हुआ? जितना फोर्स चार्ज Q1 Q2 पे लगाएगा इस डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा इस डायरेक्शन में। यानी कि हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़े हैं ना कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ आल्सो अप्लाइड इन द कूलॉम्स लॉ। जितना फोर्स F1 F2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स F2 F1 पे लगाएगा। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलॉम्स लॉ। और यहां से भी प्रूफ होता है कि दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है एंड दैट इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखो दोनों सेम टाइप का चार्ज लिए थे, अगर दोनों मैंने अपोजिट टाइप का भी चार्ज लिया, जैसे यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे क्या माइनस क्यू अगर हम लोग ले लेते, इन दैट केस क्या होता? दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता। दोनों एक दूसरे को अगर स्मॉल आर डिस्टेंस पे है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते एंड इक्वल फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई करते। तो आई होप इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। चलो थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं और इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि बहुत अच्छा है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन 1 है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस इज 3.7 into 10 power minus 9 Newton when they are separated by a distance of 5 angstrom. How many electrons are missing from each ions? ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, सोल्यूशन हम लोग इसका देखते हैं कि टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस है। सपोज करो यहाँ पे एक चार्ज आयंस Q है और यहाँ पे दूसरा चार्ज आयंस भी Q है। The electrostatic force of repulsion by two positively charged ions carrying equal charge, दोनों पे इक्वल चार्ज, इसलिए मैंने क्या लिया? प्लस क्यू इस पे लिया, प्लस क्यू इस पे लिया। एंड डिस्टेंस इनके बीच में दे रहा है 5 एंगस्ट्रॉम, इनके बीच का डिस्टेंस है 5 एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम। तो हमको पता है 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 पावर माइनस 10 मीटर। तो 5 एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा? 5 एंगस्ट्रॉम मीन्स 5 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर। इतने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है, फोर्स इनके बीच में कितना है? 3.7 इंटू 10 पावर माइनस 9 न्यूटन। 3.7 इंटू 10 पावर माइनस 9 न्यूटन के फोर्स है, एक दूसरे पर रिपेल कर रहे हैं। तो हमको पता करना है कितना इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मिसिंग हो रहा है फ्रॉम ईच आयंस। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमको डिस्टेंस पता है और इनके बीच लगने वाले फोर्स का वैल्यू पता है। तो हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पे Q का वैल्यू।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे। फोर्स का फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं, F इक्वल्स टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे F का वैल्यू कितना दिया है, 3.7 इंटू 10⁻⁹ इक्वल्स टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 क्या है, इक्वल है, तो Q1 Q2 इंटू Q, तो इसको हम लोग करेंगे Q इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। आर दिया है 5 इंटू 10⁻⁻, तो 5 इंटू 10⁻⁻, इसका स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू निकालेंगे, और Q का वैल्यू निकालने के बाद Q इक्वल्स टू एन से नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच आयंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हम लोग Q स्क्वायर की वैल्यू देखें तो Q स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इससे डिवाइड हो जाएगा। तो 3.7 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 का स्क्वायर 25 एंड 10⁻⁻ का हो जाएगा 10⁻20 अपॉन 9 इंटू 10⁻9। तो यहां से अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, यहां से इसका वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसका वैल्यू हमको मिलेगा 10.28 इंटू 10⁻38। ठीक है, कैसे, यहां से देखो सॉल्व करेंगे हम लोग इसको तो इतना मिलेगा 10.28 इंटू 10⁻38। तो यहां से Q का वैल्यू कितना मिलेगा, Q इक्वल्स टू 10.28 10⁻38, जिसका वैल्यू मिलेगा हमको 3.2 10⁻19 कूलम। अब Q का वैल्यू हमको मिल गया 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। तो यहां से अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Q इक्वल्स टू NE। तो हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई E। Q का वैल्यू हम लोग अभी फाइंड किया 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम, और E का वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो कैंसिल हो जाएगा, 1.6 से कटेगा 2 आ जाएगा, तो N इक्वल्स टू 2, यानी कि नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 2। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। एंड फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इसका बेनिफिट और लोगों को हो सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।